अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे हम करने वाले हैं वोल्टेज को सप्लाई और उस वोल्टेज से कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होने वाली है। अगर एक सिंपलेस्ट सेल की बात करें तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो और 2 कॉपर की इलेक्ट्रोड, एक को रखा है हमने पॉजिटिव टर्मिनल पे और एक को रखा है नेगेटिव टर्मिनल पे। और जब भी हम पोटेंशियल देते हैं तब कौन सी रिएक्शन होगी वो जरा मैं बताता हूँ कि सॉल्यूशन के अंदर रखा Cu+2 जाएगा टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड और वहाँ पे वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा कॉपर और वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो नेगेटिव टर्मिनल था वो था कैथोड, जहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होगा। अब उसके अपोजिट बात करें तो एनोड पे जो भी कॉपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। तो वो केमिकल रिएक्शन होगी Cu गिव्स Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन। मतलब एनोड पे जो भी कॉपर है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर जाएगा और सॉल्यूशन में आया वो जो Cu+2 है वो जाएगा कैथोड पे और वहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो माइग्रेशन हो रहा है वो प्योर कॉपर का हो रहा है। कैथोड पे प्योर कॉपर बनता जाएगा और एनोड पे वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता जाएगा। और इस मेथड का यूज करके और भी कई सारे मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को भी प्योरीफाई कर सकते हैं। जब भी इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा सा नहीं मिल रहा तो उस टाइम पे ये मेथड का यूज करके लार्ज अमाउंट में मेटल को प्योरीफाई किया जाता है। सोडियम एंड मैग्नीशियम को उनके क्लोराइड के साथ फ्यूज करके और एल्यूमिनियम को उसके ऑक्साइड और क्रायोलाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिटिकल सेल के अंदर प्योरीफाई किया जाता है, जो आप आगे जाके सीखने वाले हैं। अब हम देखने वाले क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पर बहुत ही स्टडी किया था और उन्होंने अपना वर्क 1833-34 में पब्लिश किया और वो वर्क कहलाया फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो सिंपल दोनों लॉ है, मैं आपको आराम से समझाता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ समझ लेते हैं बहुत आसानी से। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर कोई भी इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में कोई भी इलेक्ट्रोड पे कोई भी रिएक्शन हो रही है और वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बन रही है तो वो प्रोडक्ट की अमाउंट डिपेंड करती है फॉर अ पर्टिकुलर करंट कि आपने कितनी अमाउंट ऑफ करंट पास की है। मतलब ज़्यादा करंट पास किया है, ज़्यादा चार्ज पास किया है तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिलेगी वो भी ज़्यादा अमाउंट में होगी। अगर आपने कम करंट पास किया है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रही है वो भी कम होगी। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे कि जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है अमाउंट ऑफ करंट पास, मतलब क्वांटिटी ऑफ करंट, कितना कूलम, कितना चार्ज आपने पास किया है उस पर डिपेंड करती है। जो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे है उसको ज़रा समझते हैं। तो उसमें इमेजिन करो कि हमारे पास ऐसे मल्टीपल सेल है और वहाँ पे सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगी वो प्रोपोर्शनल होगी उस पर्टिकुलर सेल में प्रेजेंट मेटल के इक्विवेलेंट वेट जितनी। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या है तो वो होगी एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चाहिए उसको रिड्यूस होने के लिए। अगर हमारे पास 3 सेल हो, पहले में सोडियम मतलब Na+ हो, दूसरे में Ca+2 और थर्ड में Al+3 हो और हम 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो जो सोडियम बनेगा वो 3 मोल बनेगा, जबकि कैल्शियम बनेगा 2/3 मोल और एल्यूमिनियम सिर्फ 1 मोल बनेगा, क्योंकि ये जो है वो डिपेंड करता है उसके इक्विवेलेंट वेट पे। और हमने यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया है, इसीलिए ये जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है उसके इक्विवेलेंट वेट पे। और इक्विवेलेंट वेट है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। जब पहले चार्ज को मेजर करना होता था तब कूलोमीटर का यूज करता था जहाँ से चार्ज की वैल्यू पता चलती थी, लेकिन अब वो ऐसा हम नहीं कर रहे। हम मेजर करते हैं करंट और टाइम की वैल्यू और उसके ऊपर से पता चल जाती है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। आपको पता है I = Q/T। I मतलब करंट = चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम Q को सब्जेक्ट बनाए मतलब चार्ज को सब्जेक्ट बनाए तो इक्वेशन होगी Q = I × T, जहाँ I है करंट जिसका यूनिट होता है एम्पियर और T है टाइम जिसका यूनिट लेंगे हम सेकेंड। तो हमें मिल जाएगी चार्ज की वैल्यू। अगर हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और 1 मोल मतलब 6.022 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 96487। मतलब ये चार्ज है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो ये 96487 कूलम पर मोल को 1 फैराडे भी कहा जाता है। और आगे जाके न्यूमेरिकल में हम ये 1 फैराडे की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा यूज करने वाले हैं। रफली 1 फैराडे हम 96500 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है तो है 96487। कभी कभी MCQ में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछी जाती है।
अभी जस्ट जैसे सेकेंड लॉ में हमने एग्जांपल देखा था Na+Ca+2 एंड Mg+2, तो अगर Na+ को रिड्यूस करना हो तो हमें सिर्फ चाहिए 1 फैराड, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर Ca+2 को करना है रिड्यूस तो हमें 2 फैराडे यानी कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और वैसे Al+3 के केस में 3 मोल, मतलब 1 Al+3 के लिए हमें 3 फैराडे या ऐसा बोल सकते हैं कि 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो डिपेंड करती है कि हम कौन से मटेरियल का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और कौन से टाइप के इलेक्ट्रोड को लेके। अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं जो कुछ भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ वो काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना, मतलब वो प्रोवाइड कर रहा है सरफेस इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने के लिए, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता, तब प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट हो सकती है। और अगर कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, मतलब वो खुद पार्टिसिपेट भी कर रहा है रिएक्शन में, तब भी प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट हो सकती है। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोडक्ट है वो उस पर भी डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन में कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट है और उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कितना है। कुछ ऐसे भी स्पीसीज होती है जो लो वोल्टेज पे काइनेटिकली बहुत ही स्लो होती है, तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है जिसको ओवर पोटेंशियल कहते हैं, उसके बाद वो रिएक्शन होती है। अगर हम मोल्टन NaCl, मतलब मोल्टन मेल्ट हुए सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो वहाँ पे हमें Na+ का रिड्यूस होके Na मिलेगा और Cl- वो ऑक्सीडाइज होके Cl2 मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट होगी Na-NCl2 गैस। जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की बात करें तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट होगी, एक साइड पे क्लोरीन मिलेगा, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा और सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा NaOH। तो ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको समझाऊं कि हमारा जो कैथोड है वहाँ पे 2 रिएक्शन पॉसिबल है। एक तो हमारा Na+ आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na बन जाएगा, और दूसरा पॉसिबल है H+ आएगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 बन जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों में सबसे फिजिबल कौन सी है, तो हमें देखना है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है -2.71 वोल्ट, और जो हाइड्रोजन के केस में उसका जो पोटेंशियल है वो है 0.0। तो यहाँ पे मतलब कैथोड पे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर, वो रिएक्शन फिजिबल है। तो यहाँ पे जो फिजिबल रिएक्शन है वो है H++ इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, इसीलिए Na रिड्यूस नहीं होता, H+ रिड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन ये H+ आया कहाँ से, तो ऑफकोर्स वाटर के डिसोसिएशन से आया है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि H2O+ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 1/2 H2 + OH-, और ये जो OH- है वो सॉल्यूशन के अंदर है और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो चुका है। अब एनोड की बात करें तो वहाँ पे भी 2 रिएक्शन पॉसिबल है। Cl- है वो एनोड पे जाएगा क्योंकि वो खुद नेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और दूसरी जो रिएक्शन है वो होगी 2H2O गिव्स O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों रिएक्शन एनोड पे पॉसिबल है। अब इन दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें तो जो Cl का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 1.36 वोल्ट, जबकि वाटर के लिए ये जो पोटेंशियल है वो है 1.23। तो हमारा एनोड के केस में लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो रिएक्शन फेवरेबल होगी। तो हमारी ये रिएक्शन फेवरेबल होनी चाहिए 2H2O गिव्स O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के ओवर पोटेंशियल की वजह से ये रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन हमारा जो Cl- गिव्स 1/2 Cl2+ इलेक्ट्रॉन, ये फेवरेबल होगी। इसलिए हम ऐसा बोलेंगे कि एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, और सॉल्यूशन में Na+ बचा है और OH- मतलब वहाँ पे NaOH बनेगा। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कि जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेते हैं तो ये प्रोडक्ट हमें मिलेगी।